अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। अदालत में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को दबाव में लाने की कोशिश में नाकामी के बाद जनाब अब एक और पैंतरा सामने आ गया है, और वो फैसला जो अभी तक जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की तरफ से जारी ही नहीं किया गया, उसको बुनियाद बनाते हुए जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ माहौल को गरमाने और उनको एक मरतबा फिर स्कैंडलाइज करने की एक बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ मनसूबा बंदी की जा रही है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त इस मामले को लेकर सरगर्म हो रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो माजी में भी जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ जनरल फैज़ हमीद के इशारे पर ना सिर्फ मुतहरक हुए थे, बल्कि उन्होंने जनाब चीखें मार मार कर आसमान सर पे उठा लिया था। और अब भी ऐसी ही कोशिश दोबारा होने जा रही है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी कोशिश है जो माजी में हुई, नाकाम हुई, और अब भी वो कोशिश सामने आ रही है। और उसके अंदर वही तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं जो माजी में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ साजिश के अंदर शरीक रहे थे। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी उन्हीं चीखों के साथ है, उन्हीं लोगों के साथ है जो माजी में भी इस तरह की चीखें बाआवाज़ बुलंद मारते रहे थे। अब भी उन्होंने चीखों का बंदोबस्त कर लिया है। अलबत्ता इन चीखों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर टूटने वाले उस कहर से है जो हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर टूट रहा है। और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ना सिर्फ इजहार ला ताल्लुकी कर रहे हैं, बल्कि अब तो नेशनल मीडिया पर आकर बहुत सारे धोने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि वो बहुत ज़्यादा अंदरूनी बातें लेकर सामने आ रहे हैं, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। उस्मान डार साहब के बाद सदाकत अब्बासी साहब की एंट्री हुई, दोनों की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए, दोनों की तरफ से मुख्तलिफ शख्सियात के ज़रिए इस बात का तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान को बहुत सारे लोगों ने इस बात पर कायल कर लिया कि उन्होंने फ़ौज को अपना दुश्मन नंबर 1 ना सिर्फ डिक्लेयर करना है, बल्कि लोगों के जज्बात के रुख को भी बाज़ाब्ता तौर पर सोचे समझे मंसूबे के तहत इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मोड़ना है। और उसके बाद अब चूँकि इंतखाबात का दौर आने वाला है, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होने वाली है, तो इस दौरान मुस्लिम लीग नून अगरचे हमें थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून अभी तक वो पावरफुल नैरेटिव नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से तैयार करने में नाकाम नजर आ रही है। और शायद यही वजह है जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म होने पर मजबूर कर दिया है। शहबाज गिल इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। शहबाज गिल वो शख्सियत हैं जिनकी हिरासत में होने की वजह से इमरान खान साहब ने सबसे पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव अपनाया था। और शहबाज गिल और आज़म स्वाति ही के मामले को लेकर इमरान खान ने DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को टारगेट किया था, और फिर बाज़ाब्ता तौर पर नाम लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाया था, और फिर उनकी तज़हीक के लिए उनके नाम को डर्टी हैरी के नाम से तशबीह दी थी। और इसके बाद इस सिलसिले का आगाज़ हो जाता है। शहबाज गिल साहब हाल मुकीम अमरीका, और इस वक्त उनकी जो वाहिद एक्टिविटी है वो लोगों के ऊपर आवाज़ें कसना है, बुरी बातें करना है, घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करना है, या ये जो सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ वीडियोस बनाकर शेयर करना है। इन्हीं वीडियोस में शहबाज गिल साहब ने भी जो रिसेंटली वीडियो की है सदाकत अब्बासी साहब के डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू के बाद, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है। और शहबाज गिल साहब ने इस बात का इंकशाफ अपनी वीडियो लॉग में किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के बाद एक और इंटरव्यू की तैयारियां की जा रही हैं। यानी शहबाज गिल साहब इस बात का इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक और तवाना आवाज़ मीडिया पर आकर इमरान खान के बखिए उधेड़ने और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर कहर ढाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, ऑल सेट है। और अगले चंद रोज़ में, चाहे वो हफ्ता लगे 10 दिन लगे, ये इंटरव्यू भी सामने आ जाएगा। और इस इंटरव्यू में ये जो इमरान खान के ऊपर तनकीद की जा रही है वो ज़रा सुपरलेटिव डिग्री में आएगी। पहले वाले में यानी उस्मान डार के इंटरव्यू में जिक्र किया गया था किसी कुव्वत का जो इदारे के अंदर मौजूद थी और इमरान खान को गाइड कर रही थी। सदाकत अब्बासी इससे अगले लेवल पर आ गया और उन्होंने 3 और 4 और शख्सियात का जिक्र किया जिनके ऊपर 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी उन्होंने आयद की और कहा कि ये 4 लोग इसके मास्टरमाइंड हैं, जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी, मुराद सईद,
शहबाज गिल और जनाब वो हैं शीरी मज़ारी साहबा, उनके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी फिट की। अब ये जो तीसरा इंटरव्यू होगा ये यकीनी तौर पर इसके अंदर कोई एक नया टच होगा, कोई और कैरेक्टर होगा, या इनकी आपस में मिली भगत की कोई और चीज़ होगी। शहबाज गिल साहब का ये कहना है कि ये जो इंटरव्यू है ये शाहजेब खानज़ादा साहब के शो यानी जियो में आज शाहजेब खानज़ादा के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा और नशर किया जाएगा। अब लामहला जहन में यही बात आती है कि चूंकि इस वक्त शेख रशीद और फर्रुख हबीब ये दो ऐसी शख्सियात हैं जो अभी तक लापता हैं, और इनके जो ज़हूर है या जो इनकी पब्लिक अपीयरेंस है ये ऐसे ही किसी टॉक शो में होगी, तो ये बात ज़हन में आती है कि शहबाज गिल का इशारा इन्हीं दो में से किसी एक शख्सियत के हवाले से है। अब अगर इस बात को देख लिया जाए तो फर्रुख हबीब साहब के मामले को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इवन शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया था कि जनाब फर्रुख हबीब साहब जो है अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। उसके बाद शाहीन सहबाई साहब ने भी इस बात का जिक्र किया अपनी ट्वीट के अंदर। उन्होंने कहा जनाब इत्तला मिली है कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और फिर इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कैंपेन चली, हत्ता कि मिसेस फर्रुख हबीब को ट्विटर के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर आकर झूठों पर लानत भेजनी पड़ी और उनको ये कहना पड़ा कि नहीं फर्रुख हबीब साहब जिंदा हैं, सलामत हैं और वो किसी जगह पर मौजूद हैं, कभी ना कभी सामने आ जाएंगे। अलबत्ता उनकी ज़िंदगी के बारे में सारा कुछ झूठ और बहतान है जो फैलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें गलत हो गई। फर्रुख हबीब साहब को पहले से ही जो है डेड पर्सनैलिटी डिक्लेयर करना, इनफैक्ट फर्रुख हबीब की फैमिली को डिफेंसिव पोजीशन पर लेके जाना था ताकि फर्रुख हबीब सामने आकर कोई बात ना कर सके। अब अगर फर्रुख हबीब के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं तो फिर अगला निशाना या अगला टारगेट शेख रशीद हो सकते हैं। अब शेख रशीद की बात मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए कोई बंदा तैयार होगा। हाँ, सिर्फ इस सूरत में होगा कि शेख रशीद अनडिनाएबल फैक्ट्स या फर्रुख हबीब नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर आएँ और वो तमाम एविडेंसेस साथ अपने मोबाइल फ़ोन से निकालें और टीवी स्क्रीन के ऊपर नशर करें, फिर ही को बात आगे बढ़ सकेगी। अब अगर एविडेंस की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि उस्मान डार हों या सदाकत अब्बासी हों, उनके इंटरव्यू से को बहुत बड़ी जो है ना वो तबाही मच जाएगी। अब इन दोनों हजरात के इंटरव्यू से वो जो तबाही मचनी थी वो तो नहीं मची, अलबत्ता ये बात ज़रूर हो गई है, सामने आ भी गई और मेरा ख्याल है इस बात का एहसास भी हो गया है। इन इंटरव्यूज़ के साथ साथ जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप गौर करें तो सदाकत अब्बासी ने क्या कहा था। सदाकत अब्बासी साहब ने एक जूम मीटिंग का हवाला दिया था जो 7 मई को हुई थी और उससे पहले 4 मई को हुई थी, यानी एक मीटिंग 4 मई को हुई, एक मीटिंग 7 मई को हुई, और इन दोनों जूम मीटिंग्स के अंदर GHQ के ऊपर ख़ास तौर पर हमला करने या आर्मी हाउस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिहाइशगाह है उसके रास्ते को ब्लॉक करने के हवाले से प्लानिंग की गई थी, ये सदाकत अब्बासी का कहना है। और ये प्लानिंग की गई थी बुशरा बीबी के हवाले से। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर इस बात का भी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि वो जो जूम मीटिंग्स हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग शरीक होते हैं और ये मुमकिन नहीं है कि जूम मीटिंग हो और उसकी किसी न किसी जगह पर रिकॉर्डिंग हो ना, या उनके पास ना पहुंची हो जिनके पास पहुंचना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि अब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या जो भी इंटरव्यू होगा उसमें ऐसी किसी जूम मीटिंग की फुटेज भी साथ नजर आएगी। इसका मतलब यह है कि वो जूम मीटिंग जो माजी में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन का सबब बनी अप्रैल में और मई में, वो जूम मीटिंग अब मंजर आम पर आने वाली है और वो जो कंटेंट होगा उस जूम मीटिंग के अंदर जो गुफ्तगू हो रही होगी, उस जूम मीटिंग के अंदर ख़ास तौर पर वो जो एक ख़ास किस्म के ग्रुप के अंदर वो डिस्कशन हुई थी, वो अगर सामने आ जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि इस टेबल के टर्न होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात तो होंगे, क्योंकि ये अनडिनाएबल फैक्ट होगा और इससे किसी को भी
پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ملے گا. اور میری اطلاعات ہیں کہ ایسی میٹنگ موجود ہے اور ایسی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. اگر آپ اپریل اور مئی میں میرے چینل کے اوپر جا کر اس کی ویڈیو لسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس والے سے 2 یا 3 ویڈیوز باضابطہ طور پر مل بھی جائیں گی. اور وہاں پر زوم میٹنگز کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے, وہ اس کے ساتھ لنک کرتی ہے اس بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایویڈنس جو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود تھا وہ ایویڈنس اب بھی موجود ہے. لہٰذا انٹرویوز کو افیکٹو بنانے کے لیے اس مرتبہ ایویڈنس بھی ساتھ شیئر کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مقدمے ہیں ان کے اندر بھی انڈینائیبل جو شواہد ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے, پبلک میں بھی لائے جائیں گے اور عدالت کے سامنے بھی لے کے چلے جائیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. لیکن اب چونکہ یہ لڑائی جس لیول پر چلی گئی ہے وہاں پر ہر ایک ادارہ اپنے اپنے جو حدود ہے شاید وہ اس سے باہر نکل گیا ہے. ہماری عدلیہ بھی اس کی ایک مثال ہے جہاں پر پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سے ایسے تجربات کیے گئے, وہاں پر بھی اس طرح کی ذہن سازی کی گئی جہاں پر ریئل پولیٹیکل فورسز کو پاکستان اور جمہوریت اور آئین پاکستان کا دشمن قرار دیا گیا اور ان کو چور ڈاکو لٹیرا تشبیہ دی گئی. اور اس صورتحال میں جب کسی نے بھی اسی مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی غدار قرار پایا. جسٹس شوکت صدیقی صاحب اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ ابھی تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چارج لینے کے باوجود بھی ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا معاملہ ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہو سکا. امید مجھے ضرور ہے کہ یہ معاملہ بھی ٹیک اپ ہوگا, لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ویسے ہی مائنڈ سیٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر بھی بہت زیادہ بہتان اور الزامات عائد کیے گئے تھے. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے اس درد کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. اب اگر وہ عہدے پر جانے کے بعد ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ گئی ہو تو. ہاں, جہاں تک بات ہے اس مہم کی جس کا ذکر میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا تو اس کا تعلق بھی اسی واقعے کے ساتھ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں, جس مائنڈ سیٹ نے شوکت صدیقی صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا, یعنی جنرل فیض مائنڈ سیٹ. اور اسی جنرل فیض مائنڈ سیٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فیض آباد دھرنا کیس میں نشانہ بنانے کا جو عمل تھا اس کا آغاز کیا تھا اور ریفرنس فائل کیا گیا تھا. اور وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے انلیگل مینز کے ذریعے جو پراپرٹیز ہیں وہ لندن میں بنائی ہیں اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اپنے اثاثوں کے اندر, جو بعد میں الزام غلط ثابت ہوا. اب چونکہ فل کورٹ ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بارے میں بہت اوپن ہیں اور کینڈیڈ ہیں کہ جناب پارلیمان کو قانون سازی کا حق ہے, اور انہوں نے پارلیمان کی سپریمیسی کو اس وقت بھی تسلیم کیا تھا جب امرتاب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کانسٹیٹیوشن کی گولڈن جبلی تقریبات میں آئین کی کاپی کو ساتھ لے کر پارلیمنٹ بلڈنگ میں گئے بھی تھے اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا. اب اس سینیریو میں جب اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ممکنہ فیصلہ کیا ہوگا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکثریت بھی اس بات کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو 184(3) کا ظالمانہ استعمال ہے اس کے راستے میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی رکاوٹ, کوئی ہرڈل, کوئی سپیڈ بریکر لگانا پڑے گا. ادروائز یہ جو ہے نا یہ بے رحم ہتھیار ہے اور یہ گلے کاٹتا رہے گا. اب اس کا فیصلہ آ جائے گا, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. اور آج جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دلائل اور اس کے بعد سوال و جواب کے بعد جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا, اور ممکنہ طور پر آج شام تک یا رات تک اس کا کوئی انٹرم آرڈر بھی ہمارے سامنے آ جائے. البتہ اس فیصلے کو قبل از وقت ہی متنازع بنایا جائے گا اور متنازع بنانے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں ایک شخصیت ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب عمران خان صاحب کے ٹینیور میں مشیر برائے احتساب بھی تھے اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ بھی تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو شکایت تھی وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے ہی کیبنٹ کو بھیجی گئی تھی اور کیبنٹ نے اس کے اوپر ریفرنس فائل کرنے کی منظوری دی تھی اور پھر صدر صاحب نے ریفرنس فائل کیا تھا.
उस तमाम कंटेंट या उस शिकायत का जो मुहर्रक थे वो एक डोगर साहब थे, एक जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, और उनके साथ साथ ये जो है शहजाद अकबर साहब थे, जिन्होंने इस शिकायत के ऊपर रेफरेंस को बनाया था और वो रेफरेंस फाइल हुआ था। उसमें इल्ज़ाम लगाया गया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई। अब चूँकि फ़ैसला आना है आज, और इसलिए उस गड़े मुर्दे को दोबारा उखाड़ने की कोशिश की गई, और शहजाद अकबर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में यूट्यूब पर इस बात का फिर जिक्र किया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर चुके हैं, और जो है इससे आगे मैं कोई और बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लाइन और लेंथ पर है, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी फ्यूचर के अंदर फैसले, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के हवाले से फैसले होंगे, वो कॉम्प्रोमाइज्ड डिसीजन होंगे। यानी वो कहते हैं ना, पिंड बज्जा नहीं चक्के पहले तैयार। ये इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो गई है कि ना नवाज शरीफ का कोई मुकदमा अभी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने लगा है, ना ही अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हुआ है, और ना ही अभी तक किसी तरफ से कोई राय सामने आई है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ही ढोल बजाकर इनफैक्ट अपनी ईगो और अपने मास्टर्स की ईगो को सेटिस्फाई करने की मुहिम का आगाज़ कर दिया है कि जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन पर आ गए हैं, क्योंकि अदालत के अंदर कोशिश की गई उनको दबाव में लाने की, वो दबाव में वो नहीं आए। उसके बाद जजेस के ज़रिए दबाव डालने की कोशिश की, वो नहीं आए, और अब एक मरतबा फिर प्रॉपर्टीज़ के इशू को लेकर दोबारा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमला किया जा रहा है, और मुझे यकीन है कि इस मरतबा भी ये सारे सियासी अनासर को मुंह की खाना पड़ेगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।